दोस्तों, आज मैं अपने सीरीज द इफेक्ट ऑफ पैंडेमिक ऑन वर्ल्ड लिटरेचर के 14वें एपिसोड को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं 4 उपन्यासों का जिक्र करूँगा और एक महाकाव्य का। दरअसल ये महाकाव्य 2 पार्ट्स में है, तो आप कह भी सकते हैं कि 2 महाकाव्यों का जिक्र भी मैं करूँगा। पहला उपन्यास है जिसका नाम है द ओल्ड ड्रिफ्ट। ये नामवाली सर्पेल ने लिखा है, जो कि जैम्बियन राइटर हैं, यानी जैम्बिया के राइटर हैं और यूनाइटेड स्टेट में पढ़ाते हैं। ये इनका पहला नावल है जो कि 2019 में छपा था, जिसे होगार्थ पब्लिकेशंस ने छापा है। इस उपन्यास पर उन्हें जो है वो ग्रैंड प्रिक्स ऑफ लिटरेरी एसोसिएशन 2019 द्वारा सम्मानित किया गया। फिर इन्हें द ऑर्थर सी क्लार्क अवार्ड मिला, द लॉस एंजल्स टाइम्स आर्ट अवार्ड मिला, और ये नामवाली जो सर्पेल हैं इन्हें केन प्राइज मिल चुका है, रोना चॉफ फाउंडेशन राइटर्स अवार्ड मिल चुका है। इस उपन्यास की कहानी का सारांश कुछ इस तरह से है कि बहुत साल पहले जाम्बेजी नदी के किनारे, जो कि मैजेस्टिक विक्टोरिया फॉल से कुछ ही मीलों की दूरी पर था, एक कॉलोनियल सेटलमेंट अचानक से ही उभर आया, जिसको ओल्ड ड्रिफ्ट कहते हैं। एक पुराना बहाव यानी कि वहां पर उत्पन्न हो गया। 1904 की एक रात धुआंते हुए कमरे में पर्सी एम क्लार्क नाम का एक आवारा, जो बुखार से ग्रस्त था, एक ऐसी गलती कर बैठता है जिससे कि एक इटालियन होटलियर और एक अफ्रीकन बस बॉय के भविष्य को उलझा कर रख देता है, यानी उनके भविष्य और उनके भाग्य को उलझा कर रख देता है, और जिससे कि जाम्बिया के 3 परिवारों ब्लैक, व्हाइट और ब्राउन को अनैच्छिक प्रतिशोध के भंवर में फंसा देता है, जिससे कि वे पूरी सदी आते रहते हैं, एक होते हैं, फिर टकराते हैं, फिर एक होते हैं। जैसे जैसे पीढ़ियां बीतती हैं, उनकी जिंदगी, उनकी जीत, उनकी गलतियां, उनके नुकसान और उनकी उम्मीदें इतिहास के चलचित्र की तरह, परिकथाओं, रोमांस से भरपूर साइंस फिक्शन की तरह हमारे सामने एक एक करके उभरने लगती है। इसमें एक औरत जो झबरे बालों वाली है, एक जो हमेशा आंसुओं से भरी रहती है, एक जिसके लिए प्रेम वर्जित है, कुछ उग्र राजनीतिक हैं, चकित कर देने वाले होमोग्राउंड एफ्रोनॉट्स हैं, माइक्रो ड्रोन्स और वायरल वैक्सीन है। कुल मिलाकर यह उपन्यास एक ऐसा उपन्यास है जो तमाम कथ्यों और चरित्रों के माध्यम से हमें बांध कर रखता है, शुरू से आखिर तक। इसमें प्लॉट्स के अंदर सब प्लॉट्स हैं, जिग-जैगिंग कैरेक्टर्स हैं। यह उपन्यास एक विक्टोरियन फोटोग्राफर की कंपनी से शुरू होते हुए और आज के समय के आगे की कहानी कहता है, जहां एड्स वैक्सीन्स आर इंजेक्टेड बाय माइक्रो ड्रोन्स। इसमें पोस्ट वार पिडमॉन्ट में एक पार्टीशन फाइटर अपने भाई को इसलिए मार देता है कि उसे उसकी नौकरी मिल जाए और साथ में उसकी प्रेमिका भी। इसमें एक टेनिस का प्लेयर है जिसकी आंख की रोशनी खराब हो जाती है, लेडी है वो, तो वह एक छात्र के साथ रिलेशनशिप में पड़ जाती है, लेकिन वो अंततः असफल हो जाती है और विक्षिप्त होकर के उस छात्र को गालियां देने लगती है, शापने लगती है। रोमांस और रहस्य के अलावा इसमें कॉमेडी भी है। एक टीनेज गर्ल जाम्बिया के जो अभी अभी इंडिपेंडेंट हुआ है, शॉर्ट टर्म स्पेस प्रोग्राम को ज्वाइन करती है।
इसमें प्री कॉलोनियल पास से लेकर डिजिटल फ्यूचर तक का स्पैन है इस उपन्यास में। इसमें ड्रीम्स ऑफ लव है, डिजायर है, और लोगों के अंदर जो प्रेम करने की भावना है, सपने देखने की भावना है, उस सपनों को पाने की जो भावना है, उसको बखूबी चित्रित करती है ये कहानी। दूसरा उपन्यास है द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ बॉडीज बाय यूरी हेरेरा। ये मैक्सिकन ऑथर हैं। इन्होंने इनका उपन्यास जो है वो 2013 में पब्लिश हुआ स्पेनिश भाषा में, और 2016 में ये इंग्लिश में इसका अनुवाद होकर के प्रकाशित हुआ। यह एक प्लेग एपिडेमिक के कारण खाली हुई सड़कों और दो परिवारों के आपसी रंजिश पर आधारित इसका प्लॉट है। एक फिक्सर यानी बिचौलिया या दलाल आप कह सकते हैं, रिडीमर, जो मुख्य रूप से क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड के लिए काम करता है, अपने घर में हैंगओवर से उठता है। उसकी पड़ोसन उससे अपने फोन के लिए मतलब श्रेय देती है। वे दोनों उस लड़की के घर जाते हैं, खाना खाते हैं और सेक्स करते हैं। उसका एक और पड़ोसी जो कि एक एनिमिक स्टूडेंट है, चाहता है कि वो भी खाना शेयर करे या कम से कम उसे बचा हुआ ही दे दे, पर वे उसे भगा देते हैं। अगले दिन रिडीमर के पास एक रहने वाले बॉस डॉल्फिन का फोन आता है और वो उससे गुजारिश करता है कि वो उसके बेटे रोमियो को खोजे, जो कि स्ट्रिप क्लब्स के पास से गायब हो गया है। रिडीमर को जब वो पता लगाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि रोमियो को एक दूसरे क्रिमिनल फैमिली के लड़के उठा ले गए हैं और उन्होंने उसे बंदी बना रखा है। डॉल्फिन की जो डॉटर से उसे यह भी पता चलता है कि डॉल्फिन ने जो दूसरा गैंगस्टर है जिसका नाम है कैस्ट्रो, मैंने डॉल्फिन ने कैस्ट्रो की बेटी को भी किडनैप कर लिया है और उसे एक पुराने घर में बंद कर दिया है। रिडीमर जब उस घर में पहुंचता है तो वो पाता है कि वो लड़की मर चुकी है और वह भी प्लेग से, क्योंकि उस समय प्लेग फैला हुआ था और उसे समय से इलाज उसको नहीं मिल पाता है। ये जो रिडीमर है, जब इसको ये ऑफर मिलता है कि वह मतलब डॉल्फिन के बेटे को खोजे और उसे मतलब उसे उसका पता लगाकर उसको बंधक से मुक्त कराए और वो पहुंचा दे, तो वो दुविधा में पड़ जाता है क्योंकि बाहर प्लेग फैला होता है और लोग क्वारंटाइन में होते हैं, सड़कें खाली हैं, और दूसरी तरफ उसे लालच होता है कि इस काम के बदले उसे काफ़ी कुछ इनाम और इकराम मिलेगा। तो इस द्वंद्व को एक किनारे करके वो अपने काम में लग जाता है और ये सारी घटनाएं उसके सामने एक एक करके स्पष्ट होने लगती हैं। तो उधर कास्ट्रो एक फिक्सर को अपनी बेटी को खोजने के लिए हायर करता है। उसका नाम है मैनोनाइट, जो कि रिडीमर का सहयोगी रहा है। वो रिडीमर को बताता है कि रोमियो भी मर चुका है क्योंकि वह एक वैन से टकरा गया था जब वो उसे लोग ले जा रहे थे। रिडीमर और मैनोनाइट लवर्स लेन, जहाँ स्ट्रिप क्लब है, जाते हैं। वहाँ पता लगाते हैं कि रोमियो वहाँ क्यों आया था। दोनों को यह भी पता चलता है कि बेबी गर्ल किडनैप होने के पहले ही ब्लीडिंग कफ से पीड़ित थी। वो उस लड़की की बॉडी को अपने
अपार्टमेंट में रखता है ताकि रोमियो की बॉडी से उसे एक्सचेंज किया जा सके। वह मोह और लालसावश उस सुनहले बालों वाली लड़की के पास फिर जाता है जिसने उसे पहले कभी फ़ोन के लिए उसे धन्यवाद दिया था और जिसके साथ उसने खाना खाया था, बिस्तर शेयर किया था। वो फिर जाता है पर उसे उसका बॉयफ्रेंड पीटता है, क्योंकि जो एनेमिक स्टूडेंट था वो उसकी कहानी उसके बॉयफ्रेंड को बता देता है। वो बॉयफ्रेंड उसे इतना मारता है कि वो मतलब एक तरह से अधमरा हो जाता है। लोग आकर उसे बचाते हैं। जहाँ लड़की को पहले कैद करके रखा गया था उसे जला दिया जाता है। एक वकील बताता है कि कास्ट्रो और रॉन्सेक एक ही पिता की अलग अलग माताओं के बच्चे हैं और पिता के मरने के बाद जायदाद को लेकर लड़ रहे हैं। फोंसेकास और कैस्ट्रो आते हैं और अपने अपने बच्चों की लाशों को लेने के लिए यहाँ उन दोनों में वाक युद्ध होता है कि पुरानी हवेली को क्यों जलाया गया है। दोनों एक दूसरे को दोष देते हैं पर अपने बच्चों की लाशों को देखकर दुखी हो जाते हैं। रिडीमर सुनहले वाली लड़की के पास जाता है पर वो वहाँ से चली जा चुकी होती है। एनिमिक स्टूडेंट भी जेल में बंद हो जाता है किसी कारणवश और ये जानकर रिडीमर की जो पड़ोसन होती है वो कहती है कि वो उस बच्चे को, स्टूडेंट को छुड़ाने के लिए की कोशिश करे और वो उससे छुड़ाने के लिए निकल पड़ता है। कुल मिलाकर ये एक इंटरेस्टिंग उपन्यास है। प्लेग की पृष्ठभूमि में लिखा गया क्राइम आधारित उपन्यास से आप कह सकते हैं। तीसरा उपन्यास है द चाइल्ड गार्डन, जिसे जो जियोफ रेमन ने लिखा है, जो कि कैनेडियन राइटर हैं। ये उपन्यास 1989 में प्रकाशित हुआ था और इसने आर्थर सी क्लार्क अवार्ड उसे 1990 को मिला। जॉन डब्ल्यू कैम्पबेल मेमोरियल अवार्ड भी इसे 1990 में मिला। ये एक साइंस फिक्शन है। इस नावल में ये दिखाया गया है कि फ्यूचर में कैसे वायरसों का सदुपयोग किया जा सकता है। लोग पैडी फील्ड से घिरे रहते हैं और धूप से ही अपना भोजन लेते हैं। मतलब ये साइंस फिक्शन है। बच्चे और किशोर चाइल्ड गार्डन में पलते हैं और वायरस उनको शिक्षित करते हैं। इंफॉर्मेशन, कल्चर, लॉ और पॉलिटिक्स आर बायोलॉजिकली फंक्शनिंग। मतलब ये सब बायोलॉजिकली होता है। इसमें दिखाया गया है कि इंग्लैंड के उष्णकटिबंधीय इलाके में कैंसर को ठीक किया जा चुका है वायरसों की मदद से, लेकिन उसके कारण लोगों की आयु यानी लाइफ स्पैन काफ़ी कम हो गई है। पूंजीवाद खत्म हो चुका है और उसकी जगह समाजवाद आ गया है। ऐसा इसलिए हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग और एड्स की महामारी के कारण दुनिया काफ़ी बदल गई है और जेनेटिक इंजीनियरिंग को काफ़ी एडवांस किया जा चुका है। घर, मशीनें और यहाँ तक कि स्पेस शिप्स भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड जीव रूप के हो गए, लाइफ फॉर्म में हो गए। मेलिना जो एक एक्ट्रेस है, उसके अंदर रहस्यमय तरीके से वायरसेस के प्रति इम्यूनिटी है। वह रूटीनली लोगों को शिक्षित करती है। उसके दोस्तों की भी यही कहानी है। लूसी एक इमॉर्टल ट्यूमर है। जोसेफ एक पोस्टमैन है जिसका दिमाग एक फॉर्मेशन स्टोर हाउस की तरह है और राल्फा एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड पोलर बियर है जो बहुत सुंदर गायक है। वह होलोग्राम्स के माध्यम से दांते की डिवाइन कॉमेडी पर बेस्ड एक ओपेरा करना चाहती है। यह ओपेरा उसके लिए उसके एक दोस्त
रॉल्फ जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसान है वो तैयार करता है। जब वो ओपेरा की तैयारी कर रही होती है तो उससे इस दुनिया को रूल करने वाली एक बॉडी से मुलाकात होती है, उन्हें टकराती है उससे। ये एक हाइव माइंड है। हाइव माइंड का मतलब जो लाखों बच्चों के मेंटल पैटर्न से बना हुआ होता है और उनकी आम सहमति पर काम करता है। धीरे धीरे मिलिना को पता चलता है कि यह आम सहमति वाला व्यक्ति अंदर से अकेला है, मरने से डरता है और मिलिना से उम्मीद करता है कि वह उसकी मदद करके उसे बचा देगी। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग उपन्यास है और इसमें एड्स की महामारी का जिक्र है और वायरसों को कैसे कंट्रोल करके उनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है, काल्पनिक रूप से ही सही, पर इसमें इसको बहुत ही रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। चौथा उपन्यास है आर ब्रैड बैरी का फ़ारेनहाइट 451। ये 1953 में ये पब्लिश हुआ था। ये अमेरिकन राइटर है बाय जो आर ब्रैड बैरी हैं, जो अमेरिकन राइटर हैं। इन्हें अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स ऑफ लेटर्स पुरस्कार 1954 में मिला। कॉमनवेल्थ क्लब ऑफ कैलिफोर्निया का पुरस्कार इनको मिला। प्रोमेथस हॉल ऑफ फेम अवार्ड इन्हें 1984 में मिला है और रिटॉग हैंग अवार्ड भी इन्हें 1984 में मिला है। ऑनर्ड आर्थ स्पोकन वर्ड ग्रैमी नॉमिनेशन भी इनका हुआ था 1976 में, क्योंकि उन्होंने उपन्यास को ऑडियो बुक में भी कन्वर्ट करा लिया था। इस पर फिल्म, टीवी और स्टेज नाटक भी खेला जा चुका है। फिल्म बन चुकी है, टीवी सीरियल्स आ चुके हैं और इसका नाटक भी खेला जा चुका है। ये मतलब सीधे सीधे महामारी से तो जुड़ा हुआ नहीं, लेकिन ये एक डिस्टोपियन नॉवेल है, यानी कि एक ऐसा स्टेज इन विच द कंडीशंस ऑफ लाइफ आर एक्सट्रीमली बैड एज फ्रॉम डिप्राइवेशन और ऑपरेशन और टेरर और पैंडेमिक्स, जो ये पूरी तरह से कल्पना पर आधारित है। ये काल्पनिक फ्यूचर ऑफ अमेरिका को प्रस्तुत करता है, जहां किताबों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है और जहां टेलीविजन का राज हो गया है। फायरमैन उन्हें उन किताबों को देखते ही या तो देखते ही उसे आग के हवाले कर देते हैं। यही नहीं, वे उन घरों को भी जिनमें किताबें मिलती हैं उनको भी वो जला देते हैं। इस नावल का एक पात्र है जो कि मुख्य पात्र है, उसका नाम है मॉन्टेग। वो फायरमैन है, पर किताबों और नॉलेज को वो इस तरह से नष्ट होते हुए देखकर उसका इस अभियान से मोह भंग हो जाता है। वो अपनी नौकरी छोड़ देता है और अपने आप को लाइब्रेरी और कल्चरल राइटिंग्स को बचाने के लिए कमिट कर देता है। एक्चुअली होता यह है कि वह अपने कार्य से अपने को बर्बाद होता हुआ महसूस करता है। मॉन्टेग वो थका हारा जब घर आता है तो पाता है कि उसकी पत्नी मिल्ड्रेड पूरे दिन टेलीविज़न देखने में व्यस्त और मगन रहती है। तभी उसकी मुलाकात एक युवा सन की पड़ोसी से होती है जिसका नाम क्लैरिस है। वो बताता है कि बहुत पहले जब किताबों को पढ़ाने का चलन था, तब लोग ज्ञानी थे, लोगों के पास बहुत सारे जिंदगी की जानकारियां थी, लोग डरते नहीं थे। पर अब किताबों को छोड़कर सभी लोग टेलीविज़न के गिरफ्त में आ गए हैं और भयभीत रहते हैं। किताबें अपने विचारों से दुनिया के बारे में शिक्षित की हैं, पर लोगों को माइंडलेस बना देता है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि एक बार एक आंदोलन भी इसी तरह से चला हुआ था अमेरिका में कभी,
यहाँ किताबों को भरपूर तरीके से जलाया गया। अचानक मॉन्टेग की पत्नी मॉन्टेग आत्महत्या कर लेती है और क्लैरिस जो है वो गायब हो जाता है। तब मॉन्टेग हर चीज़ और हर उस काम को आलोचनात्मक ढंग से सोचने लगता है। वो नौकरी से इस्तीफा दे देता है और किताबों को और लाइब्रेरियों को, कल्चर डॉक्यूमेंट्स को बचाने में जुट जाता है। जो आखिरी जो किताब है, जैसे मैंने बताया था, ये महाकाव्य की तरह है, 2 पार्ट्स में 2 किताबें हैं इसकी। जो ये होमर ने लिखा था, लगभग अंदाजन, हालांकि इसके बारे में बहुत ठीक से नहीं पता है लोगों को, 700 या 800 सेंचुरी बीसी में ये इसकी रचना हुई थी। ये 2 किताबें इलियाड और ओडिसे। होमर के बारे में कहा जाता है कि होमर इज नोन टू हैव, मतलब एक ऐसा साहित्यकार इनका होने का इनको गौरव प्राप्त है जो कि पहला साहित्यकार यूरोप का था। ये ग्रीक एपिक ग्रेटेस्ट पोएट्स में से एक थे, जिन्होंने 2 एपिक टेल्स, इलियाड और ओडिसी की वेस्टर्न क्लासिकल ट्रेडिशन में रचना की, और जो आज भी ग्रीक कल्चर का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ये इलियाड और ओडिसी 24 किताबों का एक संकलन है, 24 किताबों का एक संकलन है। ये दोनों एपिक पोएम्स ट्राय और ट्रोजन वार की पृष्ठभूमि में लिखे गए हैं। इसमें प्लेग है, उसके एपिडेमिक्स की भयावहता है, और इसमें वार टाइम एंड पीस टाइम के बीच का चित्रण है, मानव संघर्ष का वर्णन है, लव और फ्रेंडशिप है, और बुरे पर अच्छे की विजय का जिक्र है। इसमें धार्मिक भी उस जमाने के हिसाब से धार्मिक मिथकों का भी बहुत बखूबी प्रयोग किया गया है। इलियड में जहाँ वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट वार स्टोरी है, वहीं ओडिसी में हर आदमी के संघर्ष का, उसके घर लौटने का साहित्यिक वर्णन है। क्योंकि यहाँ ये बताना जरूरी है कि एपिडेमिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग होमर ने अपनी इन साहित्यिक रचनाओं में किया था, जिसे बाद में मेडिसिन के फादर या फोर फादर आप कह सकते हैं, हिप्पोक्रेट्स ने इस्तेमाल किया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों, और मैं अगले एपिसोड में कुछ और किताबों का जिक्र करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।